संविधान के भाग 2 में हमने नागरिकता के बारे में जाना था और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद के बारे में, जिसमें मौलिक अधिकार जो बनाया गया है उसको एक एक अनुच्छेद हम 12 से 35 तक आपको बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद संविधान सभा हुई और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अब जब संविधान लागू किया गया तो संविधान में लोगों को मतलब कि किसी के प्रति भेदभाव ना हो, सभी लोग समानता से रहें, सभी लोग स्वतंत्र रहें और सभी लोग संवैधानिक उपचार हो, कानून सबके लिए बराबर रहे। तो इसके लिए संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद बनाए गए, जिसमें ये सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई कि एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है और वो उसके कितने अधिकार हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि जो अनुच्छेद 12 से 35 है इसमें 6 भाग हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा भाग है समानता, और दूसरा है स्वतंत्रता, और तीसरा शोषण के विरुद्ध, और चौथा धार्मिक, और हमारा 5वां है शिक्षा संस्कृति, और जो सबसे लास्ट में आता है संवैधानिक उपचार। तो अगर किसी व्यक्ति से उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाए तो उसका जीवन जो है एकदम जेल के समान हो जाता है। जेल में क्या होता है, जब किसी को सज़ा होती है या वो जेल जाता है तो उसे ना तो घूमने फिरने की आज़ादी रहती है, ना तो वो किसी से ज़्यादा कुछ बात कर सकता है। उसे दूसरी बैरक में रख दिया जाता है, दूसरे बैरक में। तो वहाँ क्या होता है, लोगों की जेल के अंदर व्यक्तियों की मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है। और मौलिक अधिकार जब बनाए गए तो अनुच्छेद में बताया गया कि हाँ, ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। सरकार कभी इसमें बदलाव नहीं कर सकती, कभी इसको ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन अगर देश में कोई इमरजेंसी यानी आपातकालीन घटना हुई, उस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू करके राष्ट्रपति के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। मतलब कुछ समय के लिए उसको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इसको अगर परमानेंटली किसी अधिकार को ख़त्म करना है तो कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। अब बात आती है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, अचानक हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं आपातकालीन में, जैसे मान लीजिए अगर अभी चीन और हिंदुस्तान के बीच में जंग छिड़ गई तो क्या होगा। अब अगर हम लोग बाहर रोडों पे जाके घूमेंगे या कुछ करेंगे, जैसे शिक्षा का अधिकार है, स्कूल जाएंगे, तो क्या हो सकता है कि चीन वाला कभी भी यहाँ कोई अटैक कर दे, तो इससे क्या होगा, हम लोगों को नुकसान होगा। इसलिए राष्ट्रपति को ये संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें बताया गया है कि अगर आपके पास कोई आपातकालीन घटना होती है, जैसे मान लीजिए रिसेंट में कोविड हुआ था, कोरोना काल चल रहा था, उसमें क्या हुआ था, लॉकडाउन लगाया गया था। तो उसमें कुछ लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, जा नहीं सकते थे, इमरजेंसी पे ही जा सकते थे। तो वही उसी प्रकार समझ लीजिए आप कि अगर देश में कोई घटना आपातकालीन होती है, उस वक्त राष्ट्रपति उसे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए, परमानेंटली उसे ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई कानून जो इसमें अनुच्छेद 12 से 35 में बना है, जो मौलिक अधिकार, अगर इसमें से किसी कानून को एकदम परमानेंटली ख़त्म करना है तो वो कौन कर सकता है, तो वो संसद कर सकता है। संसद में जब भी कोई अगर मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों में बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आप मौलिक अधिकारों को हटा नहीं सकते, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। यदि उससे किसी व्यक्ति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है या समाज के ऊपर या देश के ऊपर, तब आप उस कानून को हटा सकते हैं। जैसे हमारा 3 तलाक हटाया गया, ये भी एक पर्सनल लॉ में आता है, जो बहुत पहले ये कानून बना था, क्योंकि कुछ जो कानून की धाराएं हैं आईपीसी
302 यानी 302, 325, ये सब धाराएं संविधान बनने से पहले, बहुत पहले ये सब धाराएं बन गई थी। लेकिन जब संविधान बना तो इनको अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया, जोड़ दिया गया और कहा गया कि इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में, भविष्य में इनसे कोई दिक्कत होती है तो आप इनको ख़त्म कर सकते हैं और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यानी अगर कोई मौलिक अधिकार ख़त्म करना चाहता है तो वो संसद कर सकता है। और इसके रक्षक कौन होते हैं? तो इसके रक्षक होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट है, आप कोई भी मतलब लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के खिलाफ़ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो राज्य सरकार आपके संविधान में आपके मौलिक अधिकार को छीन ले और कह दे नहीं आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है तो ना आप मतदान कर सकते, ना आप चुनाव लड़ सकते, ना आप अच्छी पढ़ाई कर सकते, ना आपका अच्छा उपचार होता। तो इसलिए इस कानून अनुच्छेद 12 से 35 को बनाया गया बहुत ही सोच समझ के, और इससे व्यक्तियों को आज़ादी मिली, शिक्षा की आज़ादी मिली, उपचार की आज़ादी मिली, स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध। अन्यथा क्या था, पहले क्या था, जो नीचे जात के लोग थे उनको स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाता था। धर्म, भाषा, बहुत प्रकार से लोग भेदभाव करते थे। लेकिन जब से हमारा संविधान लागू हुआ, अगर आप संविधान के हिसाब से उसका पालन नहीं करते हैं, आप किसी से भेदभाव करते हैं, तो आपके ऊपर वो आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। तो अब हम जानेंगे अनुच्छेदों के बारे में, जो कि 12 से 35 में क्या क्या कहा गया है, तो उसको मैं बताऊंगा पूरा इस वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद आता है 12 में क्या कहा गया? 12 में कुछ खास है नहीं, इसमें परिभाषा दिया गया है कि हाँ ये जो संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 बनाए गए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये मतलब मौलिक अधिकार हैं और ये कभी इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। राज्य, सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट और इलेक्ट्रिक बोर्ड और ONGC एयरपोर्ट अथॉरिटी, यहाँ पर यह कहा गया कि अगर किसी मौलिक अधिकार से हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर राज्य यानी स्टेट, अब ये यहाँ संविधान में राज्य का मतलब यूपी बिहार ये नहीं, तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो जनता पर दबाव बनाने के लिए कुछ कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो हमें हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब जैसे दूसरे पॉइंट में फिर इन्होंने कहा सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। अब क्या है, अब हमें तो कहीं भी घर बनाने की आज़ादी है, अगर हमारी ज़मीन होगी तो हम कहीं भी जाके मकान बना सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे घर के बगल से एक रोड निकली है, हमारा घर इस तरफ है, हमारी ज़मीन उस तरफ भी है, तो हम उधर भी घर बना लें और ऊपर से दोनों को ज्वाइंट कर दें, ताकि अब उससे क्या होगा, उससे किसी न किसी को तो नुकसान होगा। अब बड़ी गाड़ी निकली तो पता लगे निकल ही ना पाए, तो अब क्या होगा, वो राज्य सरकार नहीं देखने आएगी कि आप क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसको लोकल अथॉरिटी देखेगी। या आपका जो MP MLA या BMC जो महाराष्ट्र में है ये लोग देखते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कंगना रनावत का अभी जल्द ही BMC वालों ने उनके घर पर बुलडोजर चला के तोड़ दिया। क्या हुआ था, उनके घर का जो नक्शा था वो कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यानी जो उनका मानक रहा हो उससे अलग था, इसलिए वो इलीगल था। अब वो BMC वाले के पास भैया तो मौलिक उनको संविधान में कहा गया तुम्हारे पास पावर है, अब वो पहुँचे और पूरा घर गिरा दिया, आप उनके खिलाफ़ कोई केस नहीं कर सकते, करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, कुछ होगा नहीं क्योंकि उनको अथॉरिटी है। ऐसे इलेक्ट्रिक बोर्ड, ONGC एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी ONGC को भी ये पावर दी गई, रेलवे के पास भी पावर है, एयरपोर्ट के पास भी पावर है और जो विद्युत विभाग है उसके पास भी पावर है। ऐसा नहीं है कि आप कटिया फंसा के जला रहे हैं तो आपके ऊपर विद्युत विभाग वाले कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, उनके पास पावर है, संविधान के थ्रू उनको मिला है, जिसका उपयोग करके वो आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। अब एयरपोर्ट के पास अगर आपका घर है, एयरपोर्ट के कुछ एरिया होता है जितनी दूरी पर, मतलब कुछ उनका मानक है, उनके हिसाब से अगर वहाँ आपका घर है तो वहाँ आप 5 मंजिले से ऊपर घर नहीं बना सकते। इसका कारण क्या है,
क्योंकि संविधान में उनको मौलिक अधिकार में ये पावर मिली है कि वो आपका 5 मंजिले के ऊपर घर नहीं बनाने देंगे। अब पता चले एयरपोर्ट के बगल में आपका घर है, आप 5 मंजिला बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जब प्लेन लैंडिंग करेगा तो पायलट को समझ ही नहीं आएगा कि एयरपोर्ट कहाँ है, मकान कहाँ है, तो क्या होगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो भैया इनको अथॉरिटी है, ये आपका घर नहीं बनने देंगे। तो ये तो हो गया 12। और अनुच्छेद 13 की बात करते हैं हम। 13 है, 13 क्या कहता है, अल्पीकरण यानी डेरोगेशन और असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। अल्पीकरण का मतलब कि जैसे 13 में कहा गया है कि आपके जो मौलिक अधिकार का कानून बना है ये बहुत अच्छा है, इसको आप बराबर बनाए रखें, अन्यथा आपकी असंगत की वजह से आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। यानी क्या है, जैसे हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला खड़ा है तो उसको हम गाली देने लगेंगे। अब गाली दे देंगे तो मौलिक अधिकार हमारे ऊपर अप्लाई होता है तो उसके ऊपर भी अप्लाई होता है, यानी सभी लोगों पे अप्लाई होता है ना, तो उसको बुरा लगेगा, यानी असंगत, इनकंसिस्टेंट। तो अगर आप गाली देंगे उसको तो आपके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। तो आपको संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपके लिए कानून बना है, तो पर्सनली आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से अप्लाई किया जाता है। तो अगर आपको किसी चीज़ की आज़ादी है और उसका आप दुरुपयोग करते हैं तो आपकी असंगत की वजह से मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। जैसे अब आपको गाड़ी चलाने का आज़ादी है, आपके पास डीएल है, आप गाड़ी चला सकते हैं कहीं रोड पे कहीं भी, तो ऐसा नहीं है आप गाड़ी पे बैठे हो किसी के घर में तोड़ देंगे, मतलब किसी के घर में घुसा दिए, तो ये करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन सामने वाले को तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वो असंगत होगा यानी इनकंसिस्टेंट, तो उससे आपके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून की धाराएं बनी हैं वो सभी पर एक समान होगी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर मर्डर कर दें तो उनको सज़ा नहीं होगी। हाँ, उनके लिए संविधान में एक अलग से अनुच्छेद है जिससे वो अपनी सज़ा खुद माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मर्डर करेंगे या कोई दूसरा अपराध करता है या कुछ करता है तो सब पे एक तरह का कानून लगाया जाएगा। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि अब अगर बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा गलती से अगर कोई अपराध हो जाता है तब उसमें तो समान लगाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए कहा गया कि क्लासिफिकेशन, आप इसमें अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी अगर बच्चा कोई अपराध करता है तो उसको तो जो 302 की सज़ा है बड़ों के लिए उसको नहीं दी जा सकती ना, तो उसके लिए अलग से कानून आप उसमें बना सकते हैं, और जो कानून संरक्षण होता है वो सभी का समान होगा। तो ये हमारे अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अब दो अनुच्छेद 15 जान लेते हैं कि क्या होता है। अनुच्छेद 15 होता है सरकार पब्लिक, यानी सरकार पब्लिक से कभी भेदभाव नहीं करेगी, ना तो धर्म के आधार पर और ना ही जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर और ना वंश के आधार पर और ना जन्म स्थान के आधार पर। अब यहाँ बात आती है कि किस चीज़ में भेदभाव नहीं करेगी। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं आरक्षण, यानी यहाँ एक शब्द आता है आरक्षण। तो सरकार की तरफ से जो आरक्षण दिया जाता है उसमें सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, ना तो धर्म के आधार पर कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं दिया जाएगा या सिख को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, हिंदू को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती, ना तो वंश के आधार पर कि उसका वंश पहले जो रहा हो वो उसका वंश खराब रहा हो लेकिन नई पीढ़ी में वो लोग सही हों, तो उसके आधार पर भी उनको वंश के आधार पर भी नहीं कर सकते। ना तो जन्म स्थान पर, जन्म स्थान का मतलब कि जैसे आपके परदादा या दादा पाकिस्तान से हों, आप हिंदुस्तान में रहते हों, तो वो हो गया जन्म स्थान। यानी कि अब सरकार उनके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तीसरा हमारा अनुच्छेद 16 जो क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जितनी सरकारी वैकेंसी यानी सरकारी नौकरी जो होती हैं उसमें सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, सब लोगों के लिए समानता समान है। उसमें कोई भी सरकारी जॉब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटी जात का हो या नीची जात जो भी हो, जात लिंग स्थान के आधार पर
यहाँ क्या होता है, कुछ स्थान से मतलब है कि कुछ जगह के लोगों को ज़्यादा ही आरक्षण दिया जाता है। जैसे उड़ीसा का कालाहांडी या पूर्वोत्तर एरिया में ले ले छत्तीसगढ़ का बस्तर, तो इन जगहों से लड़कों की जब भी सरकारी भर्ती होती है सेना में या कहीं विभाग में, तो उनको क्या, अगर उनका 1 फीट हाइट कम भी है तब भी ले लिया जाता है, क्योंकि क्या होता है ये थोड़ा पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, यानी इनका विकास वहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ तक तो बारिश ही नहीं होती, काफ़ी दिन तक बारिश नहीं होती, यहाँ पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। तो इसको देखते हुए लोक नियोजन समानता अनुच्छेद में इन लोगों को आरक्षण दिया जाता है। और फिर उसके बाद आता है 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। जैसे अभी रिसेंट में कोरोना आया था, तो उसमें छुआछूत का तो वो बीमारी ही छुआछूत की थी, एक दूसरे से फैलता था। लेकिन अभी क्या है, शहर में तो नॉर्मल हो गया है छुआछूत, नहीं कि ये SC है, ST है, OBC है, जनरल, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली सामान्य है। लेकिन गांव में अभी भी होता है कि अगर नीची जाति का कोई लोग किसी दूसरे बड़े जाति के घर जाते हैं तो उनको वहाँ नीचे बैठने को कहा जाता है या उनसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो ये आप नहीं कर सकते, संवैधानिक रूप से नहीं कर सकते, ये अपराध है। लेकिन अब आप गांव में जो अशिक्षित हैं उनके द्वारा भेदभाव किया जाता है, लेकिन अब तो धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। तो संविधान में ये भी इसके लिए भी कानून बनाया गया है। SC ST एक्ट आपने सुना होगा, जो SC के लिए बनाया गया है। तो इन्हीं सब बातों को, यानी कि छुआछूत को लेकर इसके लिए बहुत कठोर कानून बनाए गए हैं, जिससे अगर आप किसी के साथ, किसी नीची जात के साथ छुआछूत करते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी कानून दे सकता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे हमारे देश में जो महान व्यक्ति होते हैं उनको भारत रत्न से पुरस्कारित किया जाता है, यानी उनको पुरस्कार, नेशनल अवार्ड मिलता है। तो उसमें क्या कहा गया कि नेशनल अवार्ड अगर आपको मिला है तो आप सरनेम के आगे नहीं लगा सकते। यानी कि जैसे मेरा नाम प्रदीप है और मुझे भारत रत्न का पुरस्कार मिला, तो मैं कहीं भी ये नहीं कह सकता कि मैं भारत रत्न प्रदीप। तो इसको क्या किया गया, उपाधि का जो सरनेम था उसको ख़त्म कर दिया गया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं भारत रत्न से पुरस्कृत हूँ, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि प्रदीप भारत रत्न या भारत रत्न प्रदीप, ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, एजुकेशन एंड रैंक। यानी अगर आप एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, यानी कि शिक्षा के आधार पे, तो आप वहाँ पर अपना सरनेम लगा सकते हैं। जैसे इंजीनियर लगाते हैं ER DR, यानी डॉक्टर जो लगाते हैं, या प्रोफेसर आप लगा सकते हैं, इसकी आपको छूट है। तो आप शिक्षा के आधार पर आप अपने लगा सकते हैं। और रैंक का मतलब कि जैसे आपकी कोई पोस्ट है, आप जॉब करते हैं सरकारी जॉब में, तो उसमें रैंक होती हैं। रैंक जैसे SI रैंक, जैसे DIG ADG, तो उन लोगों के बैच में यहाँ पे नेम कार्ड में क्या लिखा होता है, ADG फला फला या SI, तो वो अपना लिख सकते हैं, सरनेम लगा सकते हैं। तो उनको रैंक वाइज आप नाम लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में अनुच्छेद 12 से 35 तक मुझे बताना था, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में 18 तक ही बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके लिए 18 के बाद जो 19 से लगाकर 35 तक है वो मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।